हैव यू हर्ड अबाउट कास्टिंग काउच? मिर्ज़ापुर की कास्ट आप लोगों ने कास्टिंग की है। अली फजल और दिवेंदु की कास्टिंग हुई तो मैं जानता हूँ दिवेंदु क्या कर सकता है। मुझे पता है कि दिवेंदु गुड्डू भी कर सकता है, दिवेंदु मुन्ना भी कर सकता है। खुद को ही कास्ट किया था क्या? आपकी क्या कंपाउंडर के रोल की क्या जर्नी थी? उनकी बात मुझे लगा यार, ये बात तो इन्होंने मतलब गलत नहीं बोल गलत नहीं बोला। अगर मैं इसमें अच्छा हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। मेहनत जो है वो रहती है। एक दिन में डेस्टिनी ये सब आती है, फिर एक दिन में डेस्टिनी चली भी जाती है। यार मैं एक्टर हूँ क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं बंगाली हूँ, बट इट्स नॉट ईजी यार। टू डू अ जना इज नॉट ईजी। और रही बात हथौड़ा त्यागी की, पाताल लोक की कास्टिंग भी मैंने की। अब मेरे पे आरोप भी लगे उसके बाद। अरे यार आराम नगर में बिल्कुल आराम नहीं होता। हालांकि विकी प्लीज, आई नो हमें कॉपीस्ट बोला गया था, नकलची बंदर बोला गया था, तब ये नाम निकला था बॉलीवुड, जिसको हम इतना प्राउडली यूज करते हैं। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और ये है हमारा शो जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। और आज जो हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं वो बेहद ही खास हैं। एक्टिंग में भी हैं वो और कास्टिंग में भी हैं। कास्टिंग बे नाम से वो अपनी कास्टिंग कंपनी चलाते हैं। और एक्टिंग में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने स्त्री में जना का रोल किया है, हथौड़ा त्यागी पाताल लोक में उन्होंने ही किरदार उसका निभाया है, और साथ के साथ मिर्ज़ापुर का कंपाउंडर उसका रोल भी उन्होंने ही किया। और ऐसी तमाम फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है और तमाम फिल्मों की उन्होंने कास्टिंग की है। तो आज के शो में हम कास्टिंग पे बात करेंगे, एक्टिंग पे बात करेंगे, हम नेपोटिज्म पे, कास्टिंग काउच पे, और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं एक्टिंग की दुनिया में उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जो अगर उन्हें पता हो तो वो फ्रॉड से बच सकते हैं, कास्टिंग काउच जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हमने बात की है, बहुत विस्तार से बात की है, ढेर सारी बातें की हैं। तो आप देखिए पूरा शो और एंजॉय करिए। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू यार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू। कैसे हैं सबसे पहले तो आप भी बताइए। बढ़िया है यार, एकदम स्वस्थ है। और अच्छा, 2 फिल्म्स आ रही हैं आपकी, जी, वेदा और स्त्री 2। तो एक्साइटमेंट अभी कहाँ पर है, किस लेवल पर है एक्साइटमेंट? यार मतलब एक तो चक्कर क्या है कि जब फिल्म का काम हम शुरू करते हैं तो कभी सोचते नहीं कि कब रिलीज़ होगा, डेट क्या होगा, ये सब तो कुछ पता होता नहीं है। हम बस काम शुरू कर देते हैं और उतनी मेहनत से करते हैं जितनी मतलब कोई भी चीज़ करें। देन टू गेट टू नो दैट कि आपकी फिल्म 15 अगस्त को आ रही है, एंड देन टू गेट टू नो दैट आपकी दोनों फिल्में 15 अगस्त को आ रही हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आई थिंक समझ नहीं आ रहा होता है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि आपके साथ हो क्या रहा है। बट एक्साइटमेंट है यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मतलब तो किस ये तो पूछना बहुत खैर अजीब सी चीज़ है, लेकिन किसके लिए ज़्यादा होपफुल हो आप? यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये, जब भी मुझे कोई पूछता है, क्योंकि वही है ना, ऐसे आपको कभी लगता ही नहीं है कि अभी आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे कि आपको 2 काम के बीच में एक को चूज करना पड़ेगा। हाँ। और एक वक्त तो मतलब क्योंकि जो भी आप फिल्म करते हैं, जो भी आप शो करते हैं, आप चाहते हैं कि मतलब वो बेस्ट हो आपका, और लोग जो हैं उसको मतलब आपका बेस्ट काम माने, कोई भी काम आप करें। तो जब दोनों काम आ रहे हों, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों मेरा बेस्ट काम है पिछले 1-1.5 साल में जो मैंने शूट किया है, आई थिंक दोनों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और दोनों बहुत एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं। तो वेदा में मतलब एक पहली बार एक एक्शन फिल्म थिएट्रिकल विद एन आइकॉनिक एक्शन स्टार जॉन इब्राहिम के साथ ऑपोजिट में खड़ा होके धौंस देना। और स्त्री 2 में एक मासूम सा जना का कैरेक्टर वापस करना, जो कि लोगों ने बहुत सराहा, जो बहुत प्रेम दिया। तो मतलब अब समझ नहीं आ रहा कि किसको प्लीज, आई नो तो मतलब किसको चूज करें यार, बड़ा मुश्किल काम है। जब बात हो ही रही है तो वो एकदम सीन मेरे को याद है जिसमें वो राजकुमार बोलते हैं विकी प्लीज, तो आप बोलते हैं आपके अंदर ना प्रेम भाव नहीं है। वो एक्चुअली अपार बोलता है, अपार, क्या विकी प्लीज, ऐसा इरिटेट हो जाता है, तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है। हाँ, तुम्हारे अंदर प्रेम भाव। तो अभिषेक बनर्जी के अंदर प्रेम भाव है? बिल्कुल है। आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक प्रेम दुनिया में आई डोंट थिंक मतलब कोई भी चीज़ चल सकती है बिना प्रेम भाव के। और अगर बॉम्बे में रह के इतने साल स्ट्रगल करके अगर काम किया है तो वो प्रेम भाव से ही किया है। बिटरनेस से वो होता नहीं, पॉसिबल ही नहीं। बिटरनेस से बस आप एक, जैसे कहते हैं कि अपने ही घर के अंदर या अपने ही शरीर के अंदर कहीं ना कहीं बंध जाते हैं, और प्यार जो है वो आपको खोलता है। तो बिना आई थिंक उस भाव के
आप सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, और अगर आप सक्सेसफुल हो भी गए बिना प्रेम भाव के, तो कहीं ना कहीं वो आपको बंद कर देगी, जैसे कहते हैं एक अलग जिंदगी दे देगी, जो कि लोग बोलते हैं अकेलेपन का नाम जो देते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से भी पैदा होती है। थोड़ा सा मैं रूट्स की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। मैं अभी इलेक्शंस में बंगाल गया फर्स्ट टाइम, और खूब घूमा मैं, 10-12 दिन रुका वहाँ पर। हम मालदा, मुर्शिदाबाद गए, और वहाँ का जो आम के बाग हैं, लीची के बाग हैं, वो देखे, सुंदरबन गए, कोलकाता गए। तो आपकी शायद पैदाइश खड़गपुर हुई, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बंगाल। सो बंगाल का आपके अंदर मतलब कितना कल्चर आ पाया, कितना वक्त आपने वहाँ बिताया? यार मैं एक्टर हूँ, क्योंकि शायद मैं कहीं ना कहीं बंगाली हूँ। आर्ट को लेकर, और आर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, आई थिंक वेस्ट बंगाल में जो एक कल्चर है आर्ट को लेकर, जो रिस्पेक्ट है, ऐसे में बाकी प्रदेशों को नीचा नहीं दिखाना चाहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भांड नहीं बोला जाता है वहाँ पे। वहाँ पे आर्टिस्ट को आर्टिस्ट का सम्मान दिया जाता है। वहाँ पे लोग जो हैं कविताओं से अपनी कहानियाँ, अपनी जो डेली रूटीन वाली जो कॉन्वर्जेशंस हैं, उसमें भी कोई कविताओं की पंक्तियाँ यूज़ कर लेते हैं, जो कविताएं शायद आपने और मैंने नहीं पढ़ी हैं, जो लिटरेचर के शायद वाकिफ़ हम नहीं हैं। शायद रशियन लिटरेचर की बात हो जाए एक डे टू डे लाइफ में, लाइफ लेसन के हिसाब से, और ये पहले मैं सुनता नहीं था, क्योंकि पहले मेरे लिए आम बात थी, क्योंकि वहीं पे पला बड़ा था। मतलब शुरुआती कुछ दिनों में अपने रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहता था। हर गर्मी की छुट्टियों में पिताजी जो हैं वो CISF में काम करते थे, फिर NSG में ज्वाइन किया उन्होंने। तो हर साल आई थिंक छुट्टियों में हम जाते थे वहाँ, अच्छा, खड़गपुर। और मेरे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, सब पूरा जो परिवार है मेरा खड़गपुर में ही रहता है। अच्छा। तो तब समझ में आया नहीं कि यार मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बीच में ही पैदा हुआ हूँ। अब जब मैं जाता हूँ, अब जब मैं वापस जाता हूँ कभी और बातचीत होती है घर वालों के बीच में, देखता हूँ अरे वाह यार, ये लोग कितना क्या कहते हैं, लिटरेचर को यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। सिनेमा, ऋत्विक घटक के बारे में नाम सब जानते हैं, लेकिन उनकी पता नहीं कितनी फिल्में लोग देखते हैं अभी, पर उनकी फिल्मों के क्या कहते हैं कुछ मोमेंट्स को बोल के पिताजी मुझे लाइफ की चीज़ों के बारे में सिखाते थे। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ यार अपने रूट्स का, क्योंकि कुछ एक समझ दी है मुझे उस रूट्स ने। जब आप ये बात बोल रहे हैं ना, तो मुझे सच में ये लग रहा है कि सच में बहुत ब्लेस्ड चीज़ है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और हमारे यहाँ पर जब मुझे पोइट्री का शौक हुआ ना, मतलब 6th 7th 8th में जब मुझे लगा कि यार कविताएं क्या होती हैं, मैं पढ़ना शुरू किया, तो मेरा परिवार बहुत डर गया। यूजुअली यही होता है, क्योंकि वो हमेशा देखा गया कि एक झोला टांग करके एक कवि घूम रहा है जिसके पास खाने को नहीं है जो अपनी लाइवलीहुड के लिए संघर्ष कर रहा है, और आर्ट को कभी सराहा नहीं गया। मतलब वो हमेशा ऐसा समझा गया कि यार अगर इस दिशा में बढ़ गए ना तो ख़त्म है आप। हमें नहीं पता था कि आर्ट फॉर्म से क्या बना जा सकता है। उसके बाद जब मैंने जर्नलिज्म का करियर चुना तो सेम फिर वही चीज़ आई कि नहीं, ये तो तुम क्या कविता पसंद है इसलिए तुम ये करना चाहते हो क्या? तुम्हारे जैसे कवि तो हर गली में घूम रहे हैं। और ये बातें बोली गई, बिल्कुल लिटरली बोली गई, और मुझे लगता है हर जगह बोली जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्ली बंगाल एंड अपार्ट फ्रॉम प्रॉब्ली केरला भी शायद कल्चर। ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ को नीचा नहीं दिखाया जाता। और सबसे बड़ी बात है, जब परिवार आपको नीचा दिखाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विश्वास लेके उस राह पे चल पड़े हैं। और मैं बहुत देखता हूँ आसपास के दोस्तों को ना, जिनके घरों से तकलीफ़ें आती हैं। मेरे घर से भी तकलीफ़ आई, ऐसा नहीं कि मेरे पिताजी ने तुरंत बोल दिया कि हाँ करो तुम थिएटर करो। उनको भी शुरू में डर लगा, यही झोला वाली बात, हाँ। पर कहीं ना कहीं समझ थी। एक मिडिल क्लास फैमिली से क्या होता है ना कि एक डर रहता है, अगर बेटा, अब मैं तो इकलौता बेटा था, अगर बेटा जो है नौकरी पेशे की तरफ ना बढ़े और आर्ट एंड कल्चर की तरफ बढ़े तो पैसा कहाँ से कमाएगा, खाएगा क्या? क्या पापा के रिटायरमेंट की पेंशन के भरोसे रहूंगा? और ये डर जो है वो मेरे पिताजी को रहता था, वो डर वाकिफ भी है। बट अदरवाइज अगर मैं बोलूं कि जो कल्चर मुझे घर पे मिला, वो उस कल्चर ने मुझे डेफिनेटली जिसे कहते हैं हेल्प किया
ताकि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ। किस मोमेंट पे एक्टिंग आपको लगा कि यार दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? तब तक कास्टिंग का तो आपके दिमाग में कहीं भी नहीं होगा कास्टिंग तो ना? दूर दूर तक नहीं था, पता भी नहीं था कि कास्टिंग क्या होता है। बट एक्टिंग अगर आप मुझसे पूछो तो शायद स्कूल में 11वीं कक्षा में था मैं, ठीक है। और तब हम लोग छोटे छोटे ऐसे नाटक करते थे क्लासरूम के, जो हर स्कूल में होता है कि कोई कहानी को नाटक के रूप में मतलब पेश किया जाता है क्लास के लिए, तो कुछ बच्चे चुने जाते हैं और आपस में आप एक क्लासरूम प्ले बनाते हो और इस तरह की चीज़ें होती हैं। एनुअल डे फंक्शन में आप परफॉर्म करते हो, ये सब तो होता ही है। तो मैं पार्टिसिपेट करता था। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जिसे कहते हैं कि हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। 11वीं में मेरी पढ़ाई ढंग से चल नहीं रही थी क्योंकि साइंस ले लिया था मैंने। अच्छा। एक बोझ होता है साइंस लेने का, तो मैंने ले लिया, क्योंकि साइंस लेने का मतलब है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, हाँ, है ना। एक बड़ा मिथ है, मार्क लग गया, एक मिथ है ये। हाँ, तो फिर क्या होता है कि मतलब अब साइंस ले लिया तो मुझे लगा कि यार मुझसे हो नहीं रही है, करूँ क्या। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, मतलब एक बार मुझे याद है कि स्टेज पे चढ़ रहा था मैं, और किसी तो आई थिंक कोई फंक्शन के लिए मैं कंपेयर करने वाला था, होस्ट करने वाला था। तो जो मेरी टीचर थी वो मुझसे बहुत चिढ़ चुकी थी तब तक, क्योंकि मैं आई थिंक मार्क्स मेरे कम आ रहे थे या कुछ भी। तो उन्होंने एक ताना मारा मुझे कि तुम ना यही सब करो। अच्छा, और जबकि वो खुद ही मैनेज कर रही थी? हाँ, मतलब वो इवेंट मैनेज कर रही थी, लेकिन वो था ना कि कुछ इंग्लिश टीचर थी शायद। उन्होंने मुझे बोला, नहीं मैथ्स टीचर थी। अच्छा। उन्होंने बोला यही सब करो, तुम इन्हीं सब चीज़ों में अच्छे हो, तुम यही करो। ठीक है। उनकी बात मुझे लगा यार, ये बात तो इन्होंने मतलब गलत नहीं बोला। अगर मैं इसमें अच्छा हूं तो मैं क्यों ना करूं। तो तब मुझे पहली बार लगा कि यार इफ आई एम गुड इन समथिंग देन आई शुड परस्यू दैट, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड। और ये लक्ष्य में एक डायलॉग है, बमन ईरानी साहब बोलते हैं ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को, कि घास काटो लेकिन अच्छे से काटो। तो वो डायलॉग मेरे को याद था। फिर ये मैम ने मुझे वो बोली बात, मैंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया। मुझे बोला कि मुझे यही करना चाहिए। अब कैसे करना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं पता था। ठीक है। और फिर उसके बाद DU आया। मोहम्मद ज़ीशान आयूब एक एक्टर है, हाँ, जिनको हम सब जानते हैं, इंटरव्यू कर रखा है। बिल्कुल। तो ज़ीशान आयूब मेरे स्कूल के सीनियर हैं। अच्छा, ये नहीं पता था। हाँ। और वो तब तक जिसे कहते हैं कि पास आउट हो चुके थे। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वैभव टंडन, जो कि IITN है और मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा होनहार लड़का था तब। तो उसका जो बड़ा भाई था, उसका बेस्ट फ्रेंड था ज़ीशान। ठीक। ऐसे दुनिया किसी लोगों को मिलाती है, गोल 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 वाली बात है। और कमाल का किस्सा बताऊंगा मैं ज़ीशान के बारे में, मेरे बारे में एक और। तो उसने बोला कि ज़ीशान है और वो किरोड़ीमल कॉलेज में थिएटर करता है। अच्छा। और तुम उनसे मिलो, वो करवा देंगे तुम्हारा। अच्छा। वहाँ पे तो मुझे लगा वो लेन देन वाला करवा देंगे बोल रहा है। वो जो होता है ना, मतलब दिल्ली में होता है ना, मैं बैक लगा दूंगा। अबे मेरे वो है, वो क्या कहते हैं, कुछ थोड़े जुगाड़, इतने 1000 रुपए, उतने उस टाइम बहुत होता था ये सब। मिलता किसी को नहीं था, वो पैसे ले लेते थे। वो मिलता किसी को नहीं था, अपने हिसाब से ही होते थे। पास अपने, पर वो ऐसा भरोसा दिलाते थे कि भैया हम करा देंगे। तो मुझे लगा वो वाला चक्कर है। तो मैं ज़ीशान से मिला स्कूल के बस स्टैंड के बाहर। मुझे अभी भी याद है, वो अच्छे से याद है वो दिन, क्योंकि मैं पहली बार मुझे समझ में आया कि एक्टिंग का क्या है, होता क्या है। तो ज़ीशान को मैंने पूछा कि ज़ीशान भाई मतलब कैसे, बताओ क्या करना है, कितने देना है। मुझे डर भी था कि पापा से मांगूंगा कैसे, मतलब एडमिशन कराने के पैसे, ये वो। तो उन्होंने बोला क्या, कहता नहीं वो एडमिशन के पैसे। कहता अबे पैसे वैसे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे प्लेयर्स का एक बाकायदा एक एक्स्ट्रा ECA ऑडिशन होता है, जो हर DU के कॉलेजेस में होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है यार। तो ECA ऑडिशन में आपको क्लियर करना है, और अगर एक बार क्लियर कर गए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा सोसाइटी में। हाँ, सोसाइटी में और कॉलेज में, मन पसंदीदा कोर्स में। अच्छा। उसमें आपका जो है वो परसेंटेज नहीं देखा जाता। हाँ। अगर आपने जो स्पोर्ट्स कोटा वाली बात है, वैसे ही कल्चर कोटा, वैसे एक एक्स्ट्रा करिकुलर कोटा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मैंने बोला यार ये अच्छा, तो किसमें करना क्या होता है। तो पहली बार उन्होंने मुझे इम्प्रोवाइजेशन वर्ड सिखाया। अच्छा। इम्प्रोवाइजेशन क्या होता है कि बस स्टैंड में खड़े थे, मान लो कि तुम बस का वेट कर रहे हो, कोई और दूसरा पैसेंजर भी वेट कर रहा है, तो तुम्हारे बीच में क्या बातचीत होगी, इस तरह की चीज़ें। फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम जाके हिंदी नाटक देखो,
मैंने बोला नाटक कहाँ देखने को मिलता है? उन्होंने बोला ये ऑडिटोरियम है IHC, वहाँ पे शोज़ होते हैं, NSD में, कमानी ऑडिटोरियम में वगैरह वगैरह शोज़ होते हैं। तो मैंने जाके थिएटर देखने लगा मैं। अच्छा। और मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, अलग ही संसार ये तो है। अलग संसार है। ऐसे ही ब्लैक कपड़ा है, उसके सामने जो है लोग लाइट के सामने कुछ 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 कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है वो देखने में। तो मैंने बेसिकली अपने आप को बोला कि यार ये मुझे करना है, और मैं थिएटर ऑडिशन के लिए गया और वहाँ पे मैं 2 दिन का राउंड था। और मेरे पिताजी तो एकदम दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन करा रहे थे। अच्छा। साइंस में। और मेरा यह था कि साइंस कैसे करूँगा मैं यार। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी यार मेरे को वहाँ पे चल रहा है ऑडिशन, आप थोड़ा हेल्प कर दो। तो मम्मी गई मेरे साथ। अच्छा। और मम्मी ने मुझे, पता नहीं कैसे मम्मी को इतना भरोसा था, कन्विंस हो गई। हाँ नहीं, वो पता नहीं, शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी। एंड वो ले गई मुझे, और वो मैं 2 दिन मैंने वो ऑडिशन दिया। पता नहीं कैसे क्लियर हो गया, क्योंकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, और वहाँ पे बच्चे आए हुए थे जिन्होंने थिएटर वीटर किया हुआ था। मैंने कुछ किया नहीं था, मैं एकदम रॉ था। आप तो बस स्टैंड पे ज्ञान लेके बस स्टैंड पे ज्ञान लेकर आया था मैं। तो बस स्टैंड के ज्ञान से मैं सडनली किरोड़ीमल कॉलेज के 4 जो लिस्ट निकली थी, उस 4 नाम में मेरा एक नाम था। एक नाम शुभम का था, जो कि ई बालियू के राइटर हैं। ओके। और मेरे एक फिल्म स्टोलन के को एक्टर हैं तुषार पांडे, जिन्होंने छिछोरे में एक रोल किया था और भी काफ़ी सारे रोल्स किए हैं। पंकज शर्मा, जो कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स में उन्होंने एक मेन रोल किया था और क्या अभी टीवी में भी काम करते हैं। और मैं, हम 4 का नाम था उसमें। एंड दैट इज हाउ माई प्रॉपर ट्रेनिंग इन थिएटर एक्टिंग स्टार्टेड। अमित साध साहब से हम एक रीजन ये भी था किरोड़ीमल कॉलेज में ज्वाइन करने का, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी का कॉलेज था। और मैं बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन था। देखा तो मुझे लगा यार ये कॉलेज में चाहिए मुझे। इंस्टाग्राम पे पिन पोस्ट है आपका। पिन वो तो मतलब दिल में पिंड है सर। सेक्शन 84 में आपने उनके साथ काम किया है, तो जब जिक्र आ ही गया है जी, तो एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जिन्होंने एक मकाम हासिल किया लाइफ में, तो जैसे बचपन साहब हैं, आपने उनके साथ काम किया, तो आपने क्या पाया कि यार दिस इज समथिंग जिसने इनको ये बना करके रखा हुआ है? मतलब सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं कि यार बच्चन साहब इसलिए बच्चन साहब हैं, क्या कमाल एक्टर हैं, ये है पर्सनालिटी में ये। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि यार इस चीज़ ने इनको मतलब इतना बड़ा स्टार बना के रखा गया, ये है? बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो, पर अगर मैं कोई एक चीज़ चुनूं तो मुझे लगता है काम के प्रति जो उनकी प्रेम भावना है, जो अपने प्रेम से शुरुआत की थी, वो जो प्यार है ना उनका अपने काम को लेकर, वो यार। और सब लोग कहते हैं कि नहीं हम बहुत प्यार करते हैं, पैशनेट हैं, ये वो, पर वो मुझे पता नहीं, ना कहीं लगता है कि उसके पीछे ना दूसरी भी रीजंस हैं कि आपको कुछ और भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए, आपको फेम, वो सबको चाहिए। बट एक्टिंग से प्यार वाली जो बात है कि मतलब आपने बस दिल दे दिया है, और मतलब आपकी वो जो वो वाली था ना रंग दे बसंते, मेरा लाइन था कि वो जो मेरी दुल्हन तो आज़ादी है, मेरा उनका दुल्हन सिनेमा है। और वो सेट छोड़ के नहीं जाते हैं, वो मार्क छोड़ के नहीं जाते हैं, वो वहीं बैठे रहते हैं, चाहे कितना भी लंबा समय लगे उनके शॉट के लिए। वो वैनिटी वैन नहीं जाते हैं, उनको कोई ब्रेक नहीं चाहिए होता है, बस अपना लंच ब्रेक लेते हैं और बस काम करते हैं। और ये जो उनके अंदर जो एक लेबर एक्टर, मतलब ही इज अ सुपरस्टार बट आई थिंक ही इज अ एक्टिंग लेबर। तो वो जो उनकी क्वालिटी है ना, वो उसकी वजह से वो इतने सालों तक आज भी कल की जैसे सिनेमा फिल्म में, मतलब अगर वो एक जैसे कहते हैं फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, प्रभास जैसे इतने बड़े स्टार होने के बावजूद, यू नो, अश्वत्थामा जो है आप किसी और को इमेजिन नहीं कर पाते। उसका कारण ये है, उनका एक्सीडेंट हुआ था कल्कि में, और मुझे याद है सेक्शन 84 का कुछ शूट डेट्स चेंज हो गए थे। तो मुझे लगा अब तो इंजरी हो गई, लंबा जाएंगे, पर 4 दिन में वापस आ गए सर वो। और वो 4 दिन में मैंने पूछा रिबू सर से, रिबू दास गुप्ता ने कहा कैसे हुआ है, कहता पता नहीं, तीसरे दिन उन्होंने बोला मैं जिम जाऊंगा।
और वो चला गया जिम। Oh my God. और उसके हाँ यार वो मतलब अनबिलीवेबल है यार ये सब चीज़ें। वो सही में सुपरमैन है, वो सही में सुपर हीरोज क्वालिटी चाहिए आपको वहाँ तक बने रहने के लिए 50-60 साल तक उस मुकाम पे बने रहने के लिए। यू नीड टू बी अ सुपर हीरो, यू कांट बी अ नॉर्मल पर्सन एंड डू दैट। ऐसे एक दिन में डेस्टिनी और नहीं हो ऐसा सकता है सर, एक दिन में डेस्टिनी ये सब आती है, फिर एक दिन में डेस्टिनी चली भी जाती है। मेहनत जो है वो रहती है। रॉजर फेडरर ने भी अपने डॉक्यूमेंट्री में यही बोला है, जिन्होंने भी देखा है, कि यार प्लीज इसको लक का नाम मत दो, आई एम नॉट लकी। बहुत वायरल भी होता है वो एग्जैक्टली सेगमेंट। एग्जैक्टली। जोकोविच इज नॉट लकी कि हारने के बाद वापस ओलंपिक गोल्ड जीत गए। नडाल इज नॉट लकी, विराट कोहली इज नॉट लकी, दे आर नॉट जस्ट लकी, they have really put in a lot of hard work यार to be wherever they are, and usually we just say कि यार डेस्टिनी है, जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। ऐसा नहीं है। किस्मत आपको बस एक स्टार्ट दे सकती है, किक स्टार्ट दे सकती है, लेकिन किस्मत उन्हीं का मतलब साथ देगी जो उसके लिए मेहनत करें। और मेहनत आधे लोगों की यही प्रॉब्लम है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सबको फ्रूट चाहिए। और थोड़ा काम करने के बाद लोगों को लगता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ और कितना काम करूँ, अब मिल जाना चाहिए, अब तो मिल जाना चाहिए, अब तो मेरे पैसे बढ़ने चाहिए, अब तो मेरा प्रमोशन होना चाहिए। 10 चीज़ें होती हैं। जब डेस्टिनी की का जिक्र आई गया है तो बहुत सारे आपने मतलब मैं कास्टिंग बे को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। कास्टिंग बे आपकी कास्टिंग कंपनी है और आप हैं, उसके साथ में आपके अनमोल हैं आहूजा। तो आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि शुरुआत में वो आए, जूनियर आर्टिस्ट के रोल में आए, बहुत दिन संघर्ष करते रहे, लाइक फॉर ईयर्स, लेकिन उसके बाद फिर एक समय पर जाकर के वो ऐसा फटे, ऐसी सक्सेस मिली कि यार लोगों ने एक दिन में रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि अरे यार क्या एक्टर है, क्या एक्टर है। तो यहाँ पर क्या डेस्टिनी काम नहीं आएगी? मतलब दिस पर्सन, द सेम पर्सन, वही एक्टिंग स्टाइल के साथ, थोड़ा बहुत चेंज होता है समय के साथ, वो आदमी काम कर रहा था और एक नाम दीजिए आप। बाद जैसे मतलब अभी मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसे नवाजुद्दीन है ना, सबसे पहला नाम वही आएगा। मैं आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर हिम टू से नवाज भाई's नेम, बिकॉज आई नो दैट दैट्स द फर्स्ट नेम विच विल कम टू एनीबडीज mind and heart. Now the thing is, what do you think? What is the difference between Nawaz Bhai and probably other actors who must have done the same thing और जो नहीं breakout कर पाए? एक unbelievable, unusual talent है वो. That talent, वो talent ऐसा है कि वो एक सीन में दिख गया आपको. वो ब्लैक फ्राइडे के एक सीन में आपको दिख गया कि यार ये कौन है, ये कौन है जो ये मतलब बात करते करते जीभ से ये बाल निकाल के बात कर रहा है. कौन, किसने सोचा, ये कहाँ से सोचा इसने, ये क्या थॉट प्रोसेस है. करते तो सब ही हैं कि मार खा रहे हैं साहब जी, माफ़ कर दो ये वो, पर ये कहाँ से कि बात करते करते बाल भी आ गया और वो बाल को भी निकाल रहे हैं. दैट मेक्स द डिफरेंस. दीपक डोबरियाल इन मकबूल, You've seen him? Yeah. देखा है? हाँ. ठीक है, पर देखिए आप मकबूल वापस देखिए और दीपक डोबरियाल के सीन्स देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों कुछ लोग वो क्रॉस करते हैं दायरा. और मेरे सीनियर गौतम किशन चिंदानी जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बोला था कि तू डरना मत कभी, क्या कहते हैं, छोटा रोल करने में. इफ यू आर गुड, पीपल विल कास्ट यू. और जो मैं बाकी एक्टर्स को भी बोलता हूँ कि मतलब यू डोंट नीड टू वरी कि यार मैं एक सीन का करूंगा तो मुझे बाद में नहीं मिला. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और पता नहीं इंडिया में शायद लोग बात नहीं करते, बट वेस्ट में ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं जो लोग मतलब काफ़ी सालों से छोटा काम करते हैं, सडनली उनका कॉल शीट पे पहला नाम होता है. उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है. कुछ लोगों को ईजिली मिल जाता है, दैट्स ओके, दैट्स देयर जर्नी. यू डोंट हैव टू फॉलो अदर्स जर्नी ना, यू हैव टू मेक योर ओन वे. And your journey will be a different journey. You cannot replicate somebody else's journey. 2 कैरेक्टर्स पे, हथौड़ा त्यागी और कंपाउंडर पे मुझे बात करनी है, क्योंकि मेरे जहन में ये 2 कैरेक्टर्स की छाप बहुत खतरनाक तरीके से है. लेकिन उसके पहले मैं कास्टिंग पे कुछ बातें और करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो जो लोग अभी के टाइम पे यंगस्टर्स हैं 20-21 साल में, वो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, वो इसका फेम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं. वो लोग पहुँच जाते हैं मुंबई और उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा, और हो जाता है उनके साथ गलत. बहुत सारे लोग हैं इनके साथ फ्रॉड्स हो जाते हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे लेकर के लोगों ने कास्ट नहीं किया.
आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं जो आना चाह रहे हैं सिनेमा में, एक्टिंग करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो इन फ्रॉड से बच सकते हैं? यार बात क्या है कि यहाँ बैंक वाले फ्रॉड से कैसे बचते हैं? अवेयरनेस, अवेयर कर दीजिए। नहीं तो इट्स दैट ना, आप अवेयर कैसे होते हैं? आप अवेयर ऐसे होते हैं कि आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप आसपास की चीज़ों से समझते हैं, अपनी समझदारी के हिसाब से ही आप उन फ्रॉड से बचते हैं। तो मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूं यहाँ पर, जब तक आप इंटेलिजेंट ना हो, जब तक आप कॉमन सेंस ना लगाएं, तब तक आपके साथ फ्रॉड होता रहेगा। So you have to be smart. I mean, the actors need to be intelligent and smart to understand कि कौन आपको बेवकूफ बना रहा है और कौन जेन्युइन है। और आजकल के ज़माने में तो और इजी हो गया है। इन टुडेज वर्ल्ड इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड कि ये लेजिटिमेट कास्टिंग कॉल है या एक इलेजिटिमेट या स्कैम कॉल है। क्योंकि जो मेन कास्टिंग कंपनीज हैं, उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनके टीम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ है। तो एज एन एक्टर, अगर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है ना कि वही जो मैंने अभी बात बोली नवाज भाई की, जो जीभ वाली बात, वो कैसा है, वो इंटेलिजेंस से आया सर, वो सिर्फ क्राफ्ट से नहीं आता है। एन एक्टर हैज टू बी एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग एंड दैट विल मेक द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, कि आप चूज क्या करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये कहीं पर भी हो, आप दिल्ली में हो, यूपी में हो, कहीं भी छोटे शहरों में हो, आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपना स्ट्रीट स्मार्टनेस यूज़ करना ही पड़ता है। तो वो स्ट्रीट स्मार्टनेस आपको यहाँ भी यूज़ करना पड़ता है। अभी आप कास्टिंग में इतने लंबे वक्त से हैं और आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हैव यू हर्ड अबाउट कास्टिंग काउच? हाँ, अभी के टाइम बिल्कुल, वो तो आई थिंक रेलेवेंट टॉपिक रहा है हमेशा से। जब मैं कास्टिंग करने आया था तब लोग ऐसे ही देखते थे आपको, अच्छा कास्टिंग कर रहे हो तो मतलब कास्टिंग का ज़रूर कर रहे होंगे। और उसी धारणा को चेंज करने के लिए इतने साल लगाए हैं, उसी धारणा को चेंज करने के लिए नाम रखा है कास्टिंग में। अनमोल आहूजा, अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग कंपनी नहीं डाली है ताकि कोई नाम से प्रभावित होकर हमारे पास ना आए, काम से प्रभावित होकर आए। और उस धारणा से अभी इतनी सालों तक हम लड़ के फाइनली आप और आप जैसे ही बहुत सारे लोग कास्टिंग को सीरियसली लेने लगे हैं, एज अ प्रोफेशन लेने लगे हैं। अब ऑडियंस बात करती है कि यार इस फिल्म का कास्टिंग कितना बढ़िया हुआ है, ये एक्टर्स कहाँ से आए। बातें कहाँ होती थी सर पहले कोई बात नहीं करता था। तो ये मेहनत है, सबकी मेहनत है, सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स की मेहनत है, जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। और रेलेवेंस ऑफ कास्टिंग काउच और सिमिलर स्टफ वो हर इंडस्ट्री में है। वो हर इंडस्ट्री में। ओनली थिंग इज हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा इसको तवज्जो दिया जाता है बाय मीडिया, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक ग्लैम इंडस्ट्री है, शो बिजनेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है। आप आई थिंक हर इंडस्ट्री में मैंने ये सारी कहानियाँ सुनी है, बिल्कुल। तभी शायद पोक्सो जो है, पोक्सो वो हर पॉक्सो बोल रहा हूँ, पॉश तभी जो है पॉश हर कंपनी में लागू है। और एक जैसे कहते हैं बेसिक लीगल स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जाता है आजकल हर कंपनी में। मिर्ज़ापुर की कास्ट आप लोगों ने कास्टिंग की है, कास्टिंग बे ने, और मिर्ज़ापुर में ही आपका कंपाउंडर का रोल है। तो पहला सवाल तो ये है कि खुद को ही कास्ट किया था क्या? आपकी क्या कंपाउंडर के रोल की क्या जर्नी थी? नहीं, सच बताऊं तो एक एक्टर था सहर्ष कुमार शुक्ला, हाँ, और मेरा ही दोस्त है मनोज शर्मा। इन दोनों को पहले कंसिडर कर रहे थे कंपाउंडर के लिए। ठीक है। मैं एक्टिंग से बहुत दूर था तब, मैं कास्टिंग अपना आराम से कर रहा था, कास्टिंग पे चला रहा था और मैं खुश था। मैं अपनी पत्नी के साथ यूरोप में घूम रहा था और आई वाज ट्रैवलिंग और मुझे बड़े मज़े आ रहे थे। मुझे कोई ये पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मिर्ज़ापुर के कास्टिंग में जो मैंने मेन कास्ट करके मैं अपना चला गया था। करण अंशुमन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया, क्योंकि जब क्या होता है दोस्त होते हैं तो उनको पता होता है कि यार ये एक्टर है। बाकी डायरेक्टर्स को तो नहीं पता होता है, उनको तो मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ही, मतलब उनकी जो मेरे साथ जो भी कन्वर्सेशन या एसोसिएशन है वो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर ही है। बट करण वाज अ फ्रेंड और उसने मुझे फ़ोन किया। मैं तब ट्रेन में था, मुझे अभी भी याद है, जर्मनी में कहीं तो मैं जा रहा था
और मैंने बियर ऑर्डर की थी और ट्रेन में वहाँ मिलती है तो वहाँ मुझे उन्होंने बोला कि सुन ऐसा है कि शराब पीना बंद कर दे कुछ भी और मीठा वीठा खाना बंद कर दे वेट कम कर दे आई वांट यू टू प्ले कंपाउंडर। अच्छा। तो मैंने बोला क्यों मतलब वाई और मुझे नहीं करना था गुंडे का रोल मुझे कोई अब बात छोटे बूढ़े की नहीं है यहाँ पे लेकिन मुझे नहीं करना था मतलब कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड या जो भी है इस तरह का चॉइस। हाँ मेरी चॉइस थी भाई। तो फिर करण ने बोला कि नहीं यार मुझे ना एक लंबा बंदा चाहिए क्योंकि देवेंदु के साथ 2 एक्टर्स कास्ट हो चुके थे प्रशांत ब्रह्मा द लेट ब्रह्मा वेरी 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 सैड दैट ही इज नो मोर विद अस बट वो मिल चुके थे और प्रशांत पतला सा सुकड़ा सा लड़का है जो पंकज का कैरेक्टर करता है और ललित जो इनके आगे एक एडजेक्टिव है जो आप जानते ही हैं कि क्या है वो। तो ललित जो है वो छोटे से थे नाटे से। अगर आप देखें कास्टिंग की दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत होती है। तो दिवेंदु पंकज और उसके साथ एक बंदा चाहिए था जो थोड़ा सा लंबा लगे जो लगे गैंग में मतलब कुछ है माहौल है मतलब भैया काटता वाटता है ब्लेड वेट से कुछ बात लगे। और सहर्ष और मनुज दोनों की हाइट अगेन क्या कहते हैं ज़्यादा लंबी थी नहीं अभी मतलब अभी भी नहीं है। तो फिर उसने करण ने मुझे बताया कि क्यों वो चाहता है। तो आई एक्चुअली डिड इट एज अ फेवर दैट टाइम क्योंकि यू नॉट गेटिंग एनीबडी हु इज रेडी टू डू दिस रोल एंड अ टॉल गाय। ठीक है क्योंकि छोटा ही था कंपाउंडर का कैरेक्टर। तो मैंने बोला ठीक है यार दोस्त के लिए कर रहा हूँ मैंने सच में अपने दिमाग में सोचा था कि फेवर कर रहा हूँ करण पे कि चलो कर देता हूँ और पैसे जो मिल रहे थे मेरा यूरो ट्रिप जो है वो कवर हो रहा था। तो मैं बड़ा खुश था कि चलो यार ये ट्रिप निकल जाएगा मेरा। तब तक कुछ ऐसा एक्टिंग का कुछ हो भी नहीं रहा था। टीवीएफ का कुछ काम किया हुआ था मैंने वैसे किया मैंने। तब मुझे कंपाउंडर मिला और वो हिट हो गया। उसके बीच में स्त्री भी आ गई और स्त्री में मैंने कास्टिंग की नहीं थी। उसमें शिव और आशीष थे लेकिन उस पर भी फेमिलियरिटी की वजह से ही काम मिला मुझे। अगर अमर कौशिक नहीं होते तो नहीं मिलता। अमर कौशिक डायरेक्टर हैं। हाँ अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अनुराग कश्यप नहीं जानते तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बनते। सर फेमिलियरिटी हर जगह काम आती है। ऐसा मतलब सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा वाली कहानियां जो है ना थोड़ी झूठी हैं। यूजुअली जो है लोग देखते हैं परखते हैं कि मैं इस इंसान के साथ काम करना चाहूंगा क्या ये मेरे सेट पे रहेगा तो मेरी एनर्जी सही रहेंगी सेट की क्या मुझे इसके टैलेंट पे भरोसा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर अगर मैं भरोसा ला सकता हूँ जीशान आयूब पे जिनको मैंने नो वन किल जेसिका में कास्ट किया था बिकॉज मैं उनको जानता था। मैं जानता था कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है। दुनिया को नहीं पता था मुझे पता था। आप समझ रहे हैं। या जब अली फजल और दिवेंदु की कास्टिंग हुई तो मैं जानता हूं दिवेंदु क्या कर सकता है। मुझे पता है कि दिवेंदु गुड्डू भी कर सकता है दिवेंदु मुन्ना भी कर सकता है क्योंकि तब बातचीत चल रही थी कि किसको क्या दें। अली को मुन्ना दें दिवेंदु को गुड्डू दें। कितना इंपॉर्टेंट है ना ये। अगर बिल्कुल प्रोसेस में पीछे लौट करके देखो और रिवर्स कर दो बिल्कुल सर कहानी अलग हो जाएगी। बिल्कुल यही होता है यही तो पूरा गेम है। अब डेस्टिनी है वो अपना खेल खेलती है लेकिन पीछे बहुत लोग होते हैं जो करते हैं ये सारी चीजें। True. तो वैसे मुझे कंपाउंडर मिला। और रही बात हथौड़ा त्यागी की पाताल लोक की कास्टिंग भी मैंने की। अब मेरे पे आरोप भी लगे उसके बाद। अच्छा किसने यार मतलब क्योंकि जैसे ही पाताल लोक फट गया जब तक उम्मीद नहीं थी जब तक मैं फटा नहीं था ना तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी करने जब तक मैं मेहनत कर रहा था और मेरा नाम नहीं बन रहा था लोग हाँ ठीक है करने दो उसमें गया। स्त्री में भी मैंने काम किया लोगों ने बोला हाँ ठीक है अच्छा किया कॉमेडी तो है। मुझे पता है द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आई हर्ड अबाउट माई सेल्फ दैट हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। नो दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आई हर्ड बट इट्स नॉट ईजी यार टू डू अ जना इज नॉट ईजी टू गेट दैट इनोसेंस इज नॉट ईजी आई नो इट। एंड सो व्हेन सुदीप शर्मा सॉ स्त्री एंड ही कास्ट मी ही टोल्ड मी कि तुम हथौड़ा त्यागी करो। मैंने बोला क्या बोल रहे हो मैं तो अभी एक फिल्म करके आया हूँ मैं कॉमेडी रोल कर रहा हूँ आप मुझे सीरियस रोल दे रहे हो वो भी साइको किलर ये वो। मैंने बोला नहीं यार मुझे दिखता है तुझमें एक साइको। तो मैंने बोला ठीक है यार अगर आपको दिखता है तो शायद होगा कुछ। वो भी जीनियस लोग हैं। अब उनके यार ही कैन सी विच आई कुड नॉट सी इन मी। यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द मेकर्स ऑलवेज। सो यू नो दैट्स द थिंग। क्या कैरेक्टर बना है वो मतलब। तो और उसके बाद से मतलब अगेन थैंकफुली फिल्म मेकर्स ने मुझे देखना शुरू किया और मुझे अलग अलग किरदार मिले। अब हथौड़ा त्यागी किया तो मतलब मुझे निखिल सर ने वेदा में जितेंद्र प्रताप सिंह का रोल दिया
स्त्री किया तो मुझे ड्रीम गर्ल में राज शेंडले ने कास्ट किया, यू नो, तो उसकी वजह से मुझे ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नेस मिला, जिसकी वजह से मुझे बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर अवार्ड मिला, जो कि पहला मेरा फिल्म फेयर अवार्ड था। तो सबका एक रिपल इफेक्ट है, कनेक्टिंग द डॉट्स, सबका, सारी चीज़ें जो आप करते हैं उसका कनेक्टिंग डॉट्स होता है। ट्रू। मेरे पास 5 एक्टर्स के नाम हैं और उन सबके साथ आपने काम कर रखा है, उनके बारे में कुछ बताइए। राजकुमार राव बहुत मेहनती आदमी है यार, बहुत ज़्यादा मेहनती आदमी है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, ऑलमोस्ट जो स्कूल का टॉपर होता है ना, जो मतलब कवर चढ़ा के एकदम सारा होमवर्क करके लाता है और मतलब टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट होता है, राजकुमार वो है यार। डायरी में रोज साइन करा करके जो ले जाता है। He's a very, exactly, he's a very disciplined actor, and that's why directors love him, that's why everybody wants to work with him, and he has a long way to go, and thank God we have actors like Rajkumar. आयुष्मान खुराना कमाल का इंसान है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, आई थिंक अगेन अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय एंड वेरी डाउन टू अर्थ। वो जो पिंड वाली जो बात है ना उनकी, पंजाबी वाली जो बात है, वो है अभी भी बरकरार है, वैसी की वैसी है। प्रियंका चोपड़ा, उनके साथ मैंने काम नहीं किया। द स्काई इज पिंक की कास्टिंग की थी, पर ऐसा कभी बातचीत नहीं हुई, मुलाकात नहीं। ओके, ठीक है। अली फजल, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसके अंदर का यूपीनेस देखा, लखनऊ। हाँ, क्योंकि उसको बेसिकली सब लोग कर रहे थे कास्ट अंग्रेजी, यू नो, लंबे बाल थे, इंग्लिश थिएटर करता था तो सब लोग गिटार, वो उसमें भी था 3 इडियट्स में, तो सब लोग उसको वैसे ही इमेजिन करते थे। हमारी बात हुई थी इस पे उनसे। मैंने देखा कि यार ये तो लखनऊ ही है पूरा यार, ऐसे बात करता मॉर्निंग वो जो तो वो जो बकैती है उसकी, वो मैंने सबसे पहले नोटिस किया। सो वेरी प्राउड। और वो रॉक ऑन 2 की कास्टिंग के टाइम पे किया था। अच्छा, रॉक ऑन, देखो हाउ थिंग्स, किसी और चीज के लिए करते हो आप, कहीं और चीज। रॉक ऑन 2 की कास्टिंग में वो एक कैरेक्टर था जो कि सिंगर था, म्यूजिशियन था, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था। मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा यार ये तो पूरा अपना यूपी वाला है, इसको मैं समझता था कुछ और। तब जाके मिर्जापुर में मुझे लगा कि यार ये होना चाहिए मामला। और गजब रिलाई की उन्होंने, गजब। जयदीप अहलावत यार टू गुड यार। आई थिंक आई हैव लर्नड। मेरा पहली कास्टिंग वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई थी, रणदीप हुड्डा का रोल के लिए हमने जयदीप अहलावत को ऑडिशन किया था। और मेरे सीनियर गौतम किशन चिंदानी ने बोला था कि जयदीप एक एक्टर है, उसको हमने ऑडिशन करना है। मैंने पहला ऑडिशन देखा ना, बोला ये कौन है यार। होता नहीं, कुछ एक्टर्स को आप देखते हो और आपको खुद को कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आपने क्या नहीं सीखा जो इस इंसान ने सीख लिया। ही इज दैट। आई एम वेरी हैप्पी। उनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं, हिसाब। अच्छा, विपुल शाह डायरेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 5 वर्ड्स में और बोलना चाहता हूँ। उन 5 वर्ड्स को सुन करके आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, शॉर्ट नोट टाइप, आप वो बताइएगा। फ्रेंडशिप, दोस्ती। यार मैं इकलौता हूँ, तो मेरे लिए जो भी भाईचारा है ना, वो दोस्ती में ही है। मैं अपने दोस्तों को जेन्युइनली खून के रिश्ते के हिसाब से देखता हूँ, और मैं रिस्पॉन्सिबल फील करता हूँ, और मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ। अगर मेरे से उम्र में बड़े हैं तो मैं छोटे भाई की तरह एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मेरे से उम्र में छोटे हैं या सेम उम्र के हैं तो मैं बड़े भाई या उस तरह से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा होती है, और मैं उतना ही उनसे प्यार करता हूँ जितना कि शायद आप अपने भाई बहनों से करते होंगे। एक्टिंग फॉर यू, लाइफ। फिलहाल तो लाइफ है मेरी, वो थेरेपी है। हाँ, इट्स लाइक फूड फॉर मी। अगर आप खाना ना खाओ तो कैसे चिड़चिड़े हो सकते हो, या शरीर आपका जो है इम्यूनिटी कम हो सकता है, वैसे ही अगर मैं एक्टिंग ना करूँ तो मुझे लगता है कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने दिमाग में ये समझने की और ज़िंदगी में समझने की कि एक्टिंग के अलावा भी मुझे और क्या क्या चीज़ें। ट्रैवलिंग तो सब लोग बोलते हैं और ये सब चीज़ें, बट आई नीड टू फाइंड समथिंग एल्स ऑल्सो, सो दैट आई डोंट रिलाई ऑन एक्टिंग फॉर माई वेल बींग। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम राइट नाउ। खतरनाक है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इस वक्त अपने वेल बींग के लिए डिपेंड करता हूँ एक्टिंग पे, जो मुझे पता नहीं कि मतलब वो कितने दिन तक वो सही रास्ता है कि नहीं। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, फिर उसके बाद अगर थोड़ा भी उसमें से लो या नॉर्मल भी चल रहा है तो यार मज़ा नहीं आता। और मैं मल्टीटास्क करूँ यार, मुझे एक साथ, मैं बड़ा रेस्टलेस एनर्जी हूँ, तो ऐसा लगता है, मतलब मेरे जब मैं घर पे होता तो मैं एकदम एक काउच पे बैठा रहता हूँ पूरे दिन, कुछ नहीं करता, बट अदरवाइज आई कांट डू दैट फॉर लॉन्ग। आई हैव टू मल्टीटास्क। तो मेरे लिए ये मतलब है, अगर कुछ भी थोड़ा नॉर्मल भी चलता लगता है ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो
That's why I'm telling you that it's not right. I sometimes feel that way of life should also be अलग अलग चीज़ें करते रहने चाहिए. तो I'm finding that balance. Hopefully I will. अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है बैलेंस ढूंढने की. आराम नगर. अरे यार आराम नगर में बिल्कुल आराम नहीं होता. I think dreams do come true in that place. बहुतों के सपने जो है ना वहाँ से पूरे हुए हैं और आई थिंक बट उसका एक फ्लिप साइड भी है. बहुत सारा निराशा भी है वहाँ पे. तो आप वहाँ की नेगेटिव एनर्जी लेना चाहते हैं या पॉजिटिव एनर्जी लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर है. इट विल गिव यू बोथ. यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर योरसेल्फ. आपने पता नहीं सुना या नहीं, प्रियांशु पैनोली का एक आराम नगर पे बहुत अच्छा सा एक उन्होंने वो तैयार किया है. क्या सुंदर वो. उसको मतलब, भी कास्ट करने का सबसे पहला श्रेय मुझे जाता है रॉक ऑन 2 में. ओके. 2 दिन तक रिगरस उसके साथ ऑडिशन किया था मैंने. हाँ. आज भी जब बात होती तो बोलता है कि भाई तुमने यार एक पूरा दिन मेरे साथ. या इट्स अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर यार. हमारी उनसे भी बात हुई है. नाइस. फेलियर्स. The road to success. Every time you fail, you have an opportunity to succeed in the next thing. So yeah, I mean that's a very good thing. Failures are very important. ये सब लोग बोलते हैं, सारे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, and I really feel that. जब तक आप फेल नहीं होंगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप गलत क्या कर रहे हैं. आपकी अलाइनमेंट सटीक नहीं जाएगी. विल अलाइनमेंट होती है, ऐसे आई थिंक बॉडी एंड सोल अलाइनमेंट होती है. तो अलाइनमेंट तभी आ सकती है जब आप फेल करें. जब तक वो पहिया घूमेगा नहीं विल अलाइनमेंट में, आपको समझ में कैसे आएगा कि अलाइन करना है. सो इट्स दैट फॉर मी. कास्टिंग में कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा जो फेल रहा हो कि यार बाद में रियलाइज हुआ कि ये गया नहीं? ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं यार. आप अपने काम से ही सीखते हो. तो ऐसे बहुत बार हुआ है. आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बिकॉज बट ऐसे बहुत बार हुआ है कि मतलब किसी डायरेक्टर की थॉट को हमने नहीं समझ पाया या हमारी थॉट को वो नहीं समझ पाए और कन्फ्यूजन हो गया या हम बहुत श्योर हो गए. हमने किसी को कास्ट कर लिया और लगा कि यार शिट यहाँ गलत चले गए. होता है. तो फिर उस पर कोई ऐसी कोई प्रोसेस कि यार अगली बार ये ना हो, उसके लिए क्या? अगली बार कुछ नहीं. अगली बार सब नया है यार. यू नेवर नो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट ऑल्सो. यू कैन नेवर बी श्योर इन एनी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म. यू कैन नेवर बी श्योर कि आप सही जाओगे यार. आप रिस्क ले सकते हो, आप चल सकते हो, उसके बाद जो होना है वो होगा. उसके आप यू कैन नॉट, नोबडी कैन कंट्रोल दैट. तो इसमें भी ऐसा होता है कि इनके साथ मेरा बॉन्ड है कि इस डायरेक्टर के साथ मेरा है कि हाँ यार बढ़िया है, हम दोनों का समीकरण बढ़िया बना हुआ है, तो अब चल रहा है काम. तो ऐसा यहाँ इस मतलब कास्टिंग की इंडस्ट्री में बिल्कुल वही फेमिलियरिटी वर्क्स है यार. वो बिल्कुल काम करती है. अभी भी हम जितने प्रोजेक्ट्स करते हैं, अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊं तो आई थिंक 50% उन लोगों के साथ करते हैं जो हमारे साथ बहुत सालों से काम करते हुए आए हैं, और 50% नए लोगों के साथ काम करते हैं जो नया हम पे भरोसा दिखाते हैं. इट्स ऑलवेज दैट. ड्रीम्स. हार्ड वर्क. पहले जो चीज़ है, ड्रीम्स सुनते ही मुझे आता है कि सपने देखो, पर हार्ड वर्क उतना ही इंपॉर्टेंट है उन सपनों के लिए, क्योंकि वो टूटते भी बहुत जल्दी हैं अगर आप मेहनत ना करो तो. और ड्रीम्स को मतलब डोंट लेट इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर ईगो. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज सपने को आप ईगो से भी हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि यार मुझे तो ये करना है, मैं क्यों करूं. मेरे लिए तो मेरे ये चीज़ें हैं तो मैं ये नहीं करूँगा, छोटी चीज़ है मेरे लिए. यू नो, सो ड्रीम्स आर बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इनटू अचीविंग दोज ड्रीम्स. अभी की तारीख में क्या ड्रीम है आपका? कि एटलीस्ट 40 साल तक एक्टिंग करता रहूँ और इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे लेकर जाऊँ, और इस ऐसी फिल्मों में काम करूँ जो शायद इंडिया में पहले ना बनी हो. कुछ अलग चीज़ें भी ट्राई करूँ अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग. मे बी राइटिंग, someday maybe directing. So yeah, I'm a cinema lover यार, and I want to work for India, the country, like you know, I really believe, मतलब मेरे लिए भी स्पोर्ट्स है. तो जैसे ओलंपिक में लोग गोल्ड आ रहे थे, तो मुझे भी चाहिए कि मतलब हाँ मेरी भी फिल्में जो हैं वो विदेश में लोग बोलें कि यार ये इंडियन फिल्म देखी है मैंने, और तुम जाके इंडियन फिल्म देखो. और ये सिर्फ वो बॉलीवुड फिल्म नहीं है. एक तो बॉलीवुड, आई डोंट नो ये टर्म कहाँ से, मतलब सुभाष घाई साहब ने तो खैर बताया कि 1980s में किसी यूके की रिपोर्टर ने इसको. अच्छा, वहाँ से आया? मुझे नहीं पता. कॉपीस्ट
हमें कॉपीस्ट बोला गया था, नकलची बंदर बोला गया था, तब ये नाम निकला था बॉलीवुड, जिसको हम इतना प्राउडली यूज करते हैं. सो आई डोंट थिंक वी शुड यूज इट एनीमोर. एंड दैट बहुत सारे चेंजेस करने बाकी हैं सर. अभी तो नया नया शुरुआत हुई है. अभी के टाइम पे कास्टिंग की इंडस्ट्री को आप कितना बढ़ते हुए देख रहे हैं? मतलब क्या इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बहुत अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर है. अभी तो मतलब ऐप सब लोग लाने लग गए हैं, डेमोक्रेटाइज हो गया है. जो लोग अपने घर बार छोड़ के बिना पैसों के बॉम्बे आ जाते थे, आई थिंक वो चीज़ अब थोड़ी धीरे धीरे कम होगी. लोगों को अलग अलग जगहों से काम मिलना शुरू होगा, जो कि हो भी रहा है. तो भी बहुत आगे बढ़ना बाकी है. जो आपने ये बात बोली ना, जब मैं कास्टिंग सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि जो ये डेमोक्रेटिक हो गया ना मामला, कि अब आप आइए, आप ऑडिशन दीजिए, आप अगर जा रहे होंगे तो आपके लिए एक स्पेस है ना, आपको पता है कि हाँ यहाँ जा करके हो सकता है. तो जो डेमोक्रेटिक हुआ है, इसने कहीं ना कहीं टैलेंट्स भी नए दे दिए हैं हमें बहुत सारे. और अभी तक की ऐसी कौन कौन सी कास्टिंग है जिस पे आपको लगता है कि यार ये क्रैक किया, मतलब आई एम प्राउड ऑफ दिस? आई थिंक ज़ीशान अयूब जैसे एक्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी जैसे एक्टर, वामिका गप्पी. बहुत साल पहले अनमोल ने निम्रत कौर को किया था पेडलर्स में. और हम हमेशा एक्टर्स की तरफ रुझाव रहा है हमारा, यार एक्टर्स अच्छे आने चाहिए. अभी रिसेंटली अभय वर्मा मुंजिया में, तो ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं यार. तृप्ति डिमरी को हमने बुलबुल में कास्ट किया, कला में कास्ट किया, वो बहुत अच्छा कर रही हैं. मतलब सो एंड मेनी मोर यार. राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू थिंक ऑन टॉप ऑफ माई हेड, बट या बहुत बहुत ऐसे एक्टर्स हैं. बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो अभी तक स्टार नहीं बने लेकिन बनेंगे. और एक्टिंग कास्टिंग में बैलेंस कैसे बनाते हो आप? अनमोल करता है अभी तो कास्टिंग. मतलब ही इज टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर कंपनी. मैं एक स्लीपिंग पार्टनर की तरह हूँ, बिजनेस पार्टनर की तरह हूँ. एक्टिंग मैं बचपन से करता आया हूँ, तो उसमें मुझे बैलेंस की जरूरत है नहीं. अच्छा, वो पूरा वो मैनेज कर रहा है, आप पूरा फोकस्ड होके एक्टिंग. वेरी नाइस. एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? अभी तो लाइफ शुरू हुई है. आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स. कोई ऐसे पास्ट में जाकर के यार ये एक चीज़ ठीक करनी है? थैंक गॉड मेरा पास्ट जैसा था वैसा था, तभी मेरा प्रेजेंट ऐसा है. और आई डोंट थिंक रिग्रेट्स तो बिल्कुल नहीं है यार, कभी होंगे भी नहीं. क्योंकि वॉट एवर यू आर डूइंग इट्स यू, आप कर रहे हो, तो आप अपने ही चीज़ को कैसे रिग्रेट कर सकते हो? चॉइस तो आपने ली है, यू हैव टू गो विद दैट चॉइस. लास्ट सवाल मैं बात करना चाहता हूँ. नेपोटिज्म की बहुत बात होती है इंडस्ट्री में, और आप कास्टिंग से जुड़े रहे, तो अभी के टाइम, और एक मूवी में ये आपकी स्टार किड्स थे, कलंक की कास्टिंग आपने की है. तो आप कैसे देखते हैं नेपोटिज्म को? हाउ डू यू सी नेपोटिज्म? इट डज एग्जिस्ट यार. वो तो होगा ही. मतलब किसी भी फील्ड में होगा, बिजनेस फील्ड में नहीं होता है. तो मतलब किसी भी फील्ड में है. नेपोटिज्म की लड़ाई आप समझ नहीं रहे हैं. ये आर्टिस्ट और ये वाली लड़ाई नहीं है. ये देश की मतलब देश की लड़ाई है. कैसे कि सर हम लोग डेवलपिंग नेशन में हैं, हम डेवलप्ड नेशन में नहीं है. बहुत कम संख्या में होंगे जो बोलेंगे हमारे बाप दादा के पास गाड़ी थी. बहुत कम संख्या में होंगे जो बोलेंगे हमारे बाप दादा के पास जमीनें थी, धंधा था, कुछ पैसा था. हमारा देश अभी भी उस स्टेज में है जो कि वर्किंग क्लास स्टेज में है. तो वर्किंग क्लास से लेकर बॉस क्लास में आने के लिए वो टाइम लगेगा ही लगेगा. और इसलिए जो हम कम परसेंटेज ऑफ पीपल देखते हैं जो सक्सेसफुल पेरेंट्स से आते हैं और उनको मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज यार वी दे वर जस्ट लकी दैट इन दिस काइंड ऑफ ए कंट्री देयर पेरेंट्स or their grandparents could achieve something. So they got everything in platter. But not everybody is going to get everything in platter. But does that stop from people getting there? No. I mean, Shah Rukh Khan is the biggest example कि मतलब opportunities definitely मिलेंगी उनको. But आपको अपनी जगह बनाने का भी मौका मिलेगा. It might take a longer time. But that's not their fault. It is the socio-economic fault of our country. उसमें और वो कुछ नहीं कर सकते उसका. वो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर. लास्ट में जो युवा साथी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, जो सिनेमा की दुनिया में दाखिल होने वाले हैं, उनके लिए आप लास्ट में क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार जस्ट ट्रेन योरसेल्फ यार. मतलब मेहनत करो, जितना जितना ट्रेन कर सकते हो, जितनी किताबें पढ़ सकते हो, जितने न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ सकते हो, अपने आप को अवेयर कर सकते हो,
हमारे सोसाइटी के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उतना ही ज़्यादा शायद आप एम्पथाइज कर पाओगे अपने कैरेक्टर्स के बारे में। और जब तक आप एम्पथी नहीं लाओगे ना कैरेक्टर्स में, अब तक आपके कैरेक्टर्स ऑडियंस से कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सुपरफिशियल रहेंगे या एस्पिरेशनल रहेंगे। द नीड ऑफ द आवर फॉर एनी एक्टर इज टू एम्पथाइज विद द ह्यूमन साइड ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज एनी विच वे ह्यूमैनिटी राइट नाउ इज इन बिग डेंजर। जो भी दुनिया में चल रहा है, हमारे आस पास पड़ोसी के देश में या बाकी देशों में भी जो चल रहा है, जहां we really need humanity at this point. So before becoming a good actor, first try and become a very good human being, and that honesty will reflect in your work. वो कोई आप छुपा नहीं पाओगे, चाहे आप कितने भी बड़े एक्टर हो, कितने भी अच्छे एक्टर हो, आप अपनी अंदर की इंसानियत छुपा नहीं सकते हो पर्दे से। सो ट्रू। सो इसी पॉइंट पे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी 15 अगस्त को 2 फिल्म्स आ रही हैं, Thank you, स्त्री 2, Thank you. वेदा, और हम लोग तो एक्टिंग का आपका जलवा देख ही चुके हैं। उम्मीद है कि उसमें भी बहुत अच्छा काम होगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्त, और थैंक यू। बहुत सारी बातें अभी रह गई हैं, बाय द वे बिल्कुल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में भी बिजी हैं, करेंगे। तो उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बिल्कुल। हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। ओके, मजा आया।